हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट, विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। चाहे यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, उत्तराखंड पीसीएस की, यूपी पीसीएस की, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं 22 नवंबर के करंट अफेयर्स। गाइस बताना चाहूँगा साथ साथ में कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए और आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो ये दोनों प्राइम बैचेस चल रहे हैं इस टाइम पे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो पेड ग्रुप चल रहा है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है कि बिम्स्टेक को, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से सार्क है, आसियान है, इस तरह से एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, संगठन का नाम है बिम्स्टेक। तो ये कहा जा रहा है कि नया जो साउथ एशिया में के क्षेत्र में जो एक ऑर्डर बनाना है, यानी कि आपस में देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो बिम्स्टेक ही करा पाएगा। क्योंकि सार्क तो हम देखें ठंडे बस्ते में जा चुका है। 8 दिसंबर को हम सार्क चार्टर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस तारीख को, यानी कि 8 दिसंबर को 37 साल पहले साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि साउथ एशिया की एक एसोसिएशन बनी रीजनल कोऑपरेशन के लिए, यानी कि क्षेत्रीय कोऑपरेशन के लिए। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि अलग अलग देशों की जो सरकार हुआ करती थी वो इसमें पार्टिसिपेट करती थी। और इसको बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर बनाया था, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ एशिया। बाद में इसमें अफगानिस्तान को भी ऐड कर लिया गया था। लेकिन सार्क के साथ इतनी दिक्कतें थी, क्योंकि सार्क में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान और इंडिया का समन्वय आपस में नहीं हो पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो सार्क भी ठंडे बस्ते में जा चुका है, सार्क में भी कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। साउथ एशिया कंटिन्यूज टू बी एन एक्सट्रीमली पुअर एंड लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। अब देखिए, साउथ एशिया के साथ इतनी बड़ी दिक्कत है कि साउथ एशिया के जो देश हैं आपस में सबसे बहुत, हम कहेंगे कि बहुत बुरी तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं है। यानी कि जो इंटीग्रेशन होना चाहिए था, जो एक एकीकरण होना चाहिए था सभी देशों के बीच में साउथ एशिया के, वो नहीं है। सभी देश जो हैं वो बहुत अलग अलग हैं। इंट्रा रीजनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन साउथ एशिया आर वेरी लो। आपस में जो एक दूसरे के अंदर जो देशों में जो ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वो बहुत कम है, क्योंकि सारे देश आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। ट्रस्ट की कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, यानी कि एक देश को दूसरे देश पे भरोसा ही नहीं है। तो वहाँ पे जब इन सब चीज़ों में दिक्कत है, तो ट्रेड कहाँ से, इन्वेस्टमेंट तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आर वेरी लो व्हेन कंपेयर टू अदर रीजन्स, जैसे कि आसियान और सब सहारन अफ्रीका। तो आसियान देशों में अगर हम देखें, तो जो आसियान के 10 देश हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। चाहे कंबोडिया हो, लाओस हो, वियतनाम हो, वो बहुत अच्छे देश हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी है। लेकिन भारत और नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन जैसे देशों में हम देखें तो कोऑर्डिनेशन की कमी है। चाहे सब सहारन अफ्रीका आप जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। पाकिस्तान हैज़ अडॉप्टेड एन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड विद इन सार्क। अब देखिए, पाकिस्तान ने एक ऐसा जो रवैया है, रुख है, ऐसा अपनाया है कि हर चीज़ में वो टांग अड़ाता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है, यानी कि हर चीज़ में बाधा डालता है। बाय रिपीटेडली ब्लॉकिंग सेवरल वाइटल इनिशिएटिव्स। अब कई सारे एक बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव चलाए जा रहे थे अलग अलग सरकारों द्वारा, अलग अलग सरकारों द्वारा सुझाव दिए गए। भारत ने भी कई सुझाव दिए, बांग्लादेश ने सुझाव दिए, भूटान ने भी सुझाव दिए, लेकिन पाकिस्तान ने सबको दरकिनार कर दिया गया। डीपनिंग हॉस्टिलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ मेड मैटर्स वर्स। और जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शत्रुता थी वो गहराती चली गई, तो उसके वजह से और भी स्थिति बिगड़ती चली गई।
2014 के बाद से देखें, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई है, तब से कोई भी सार्क का समिट नहीं हुआ है, लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन रडरलेस एंड प्रैक्टिकली डेड। और देखें तो जब 2014 से 8 साल हो चुके हैं, कोई समिट ही नहीं हुआ, तो मान सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ठंडे बस्ते में जा चुकी है, बिल्कुल बंद हो चुकी है। साउथ एशिया दैट इज़ इंडियाज़ नेबरहुड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट। किसी भी देश का, सिंपल सी बात है, किसी भी देश का जो पड़ोस है, जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो उस देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वता रखते हैं। साउथ एशिया में ये दिक्कत है कि भारत के जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, वो भारत के इतने कुछ खास सगे नहीं हैं, इतने कुछ खास उसके दोस्त नहीं हैं, तो इस वजह से भारत की जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनमें बहुत दिक्कतें आती हैं। दिस इज़ बेस्ट कैप्चर्ड इन द करंट गवर्नमेंट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो सार्क अपने आप में ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पैन साउथ एशिया रीच था, यानी कि पूरे साउथ एशिया के देश जो हैं वो सार्क के मेंबर हुआ करते हैं। इंडिया कैन जुडिशियसली एम्प्लॉय इट टू सर्व इट्स इंटरेस्ट इन द एंटायर रीजन। अब इंडिया बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल भी कर सकता था सार्क को, लेकिन वो कैसे करे, जो उसके मेंबर और कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान है, वो ठीक से सपोर्ट करता ही नहीं है। बट इंडिया इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज़ बीन लुकिंग एट सार्क थ्रू द लेंस ऑफ पाकिस्तान। कॉन्सिक्वेंटली द deterioration in India-Pakistan relations has coincided with the incapacitation of SARC, much to the delight of पाकिस्तान। तो धीरे धीरे जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब होते जा रहे हैं, उस वजह से सार्क भी अपनी जो अक्षमता है उसके साथ मेल खाता जा रहा है कि भाई अब जो सार्क है वो भी असक्षम हो गया है, यानी उसके अंदर भी कैपेसिटी अब नहीं रही है। अ वीकेंड सार्क ऑल्सो मीन्स हाइटेंड इंस्टेबिलिटी इन अदर प्रॉमिसिंग रीजनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, सार्क के वजह से कई सारी चीज़ें बनी थी। अब जैसे उसके साथ साउथ एशिया यूनिवर्सिटी बनी थी, अब इसके वजह से भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो इस क्षेत्र में हम दिखा सकते हैं। लेकिन जब भारत का रिलेशन ही ख़त्म हो रहा है, भारत के रिलेशन ही सार्क से ख़त्म हो रहा है, या सार्क ठंडे बस्ते में जा चुका है, तो जो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी बनी थी उसका काम भी ख़राब हो जाएगा। सिंस साउथ एशिया कैन नॉट रेप्यूडिएट रीजनलिज्म, रिवाइविंग सार्क बाय इन्फ्यूजिंग पॉलिटिकल एनर्जी इनटू इट एंड अपडेटिंग इट्स डेटेड चार्टर विल बी एन आइडियल वे फॉरवर्ड। तो अब तरीका क्या है? तरीका ये है कि सार्क में नई पॉलिटिकल एनर्जी लाई जाए, यानी कि पॉलिटिकल विल हो, सभी देशों के नेताएं चाहें कि हम मिल के बात करें, बातचीत करें, अपने आपस में व्यापार बढ़ाएं, ट्रेड बढ़ाएं और टूरिज़्म बढ़ाएं। और साथ ही साथ जो आउटडेटेड हो चुका है सार्क का चार्टर, क्योंकि वो 37 साल पहले अडॉप्ट किया गया था, अब उसमें कुछ नए चेंजेस लाए जाएँ। हाउएवर अगर करंट सिनेरियो में देखें तो ये अपना में बहुत ही आइडियलिस्टिक चीज़ है, यानी कि एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही आदर्शवादी चीज़ है जो कोई भी देश फॉलो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट बेस्ट सिनेरियो क्या है? वो उसका मतलब है, नेक्स्ट बेस्ट सिनेरियो का मतलब है कि हम सार्क को पूर्णतः छोड़ दें और कुछ नई चीज़ अपनाएं। तो वो अपना आप में क्या हो सकती है? वो अपना में बिम्स्टेक हो सकती है। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि आसियान में जो जो सार्क में हम साउथ एशिया के देश देख रहे थे, बिम्स्टेक में हम वो देशों को देखेंगे जो बे ऑफ बंगाल से, यानी कि बंगाल की खाड़ी को टच करते हुए हैं। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। ये भी अपना आप में एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको 1997 में बनाया गया था। बिम्स्टेक में 5 तो साउथ एशिया के देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, इंडिया और श्रीलंका। 2 आसियान देश हैं, म्यांमार और थाईलैंड। और पाकिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आप देख सकते हैं कि बिम्स्टेक अपने आप में क्या कर रहा है। बिम्स्टेक बीच में है, इधर हम देखें तो सार्क है और इधर हम देखें तो आसियान है। बिम्स्टेक में 2 मेंबर ऐसे हैं जो आसियान के भी देश हैं, यानी कि म्यांमार और थाईलैंड। तो म्यांमार, थाईलैंड ये बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं और ये आसियान के भी मेंबर हैं, और ये सार्क के मेंबर नहीं है। जबकि थाईलैंड अगर हम देखें, म्यांमार देखें, सार्क के मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया सार्क का भी मेंबर है। तो बिम्स्टेक आप कह सकते हैं कि सार्क को आसियान देशों से जोड़ने का एक तरीका हो सकता है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि सार्क, बिम्स्टेक और आसियान आपस में तीनों जुड़े हुए हो सकते हैं अगर तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, तीनों संगठन जो है तरीके से काम करें। तो इन रिसेंट ईयर्स इंडिया सीम्स टू हैव मूव्ड इट्स डिप्लोमेटिक एनर्जी अवे फ्रॉम सार्क टू बिम्स्टेक। और धीरे धीरे भारत जो है सार्क से बिम्स्टेक की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि सार्क में वो दम नहीं रहा, वो चार्म नहीं रहा जो रहना चाहिए था, तो वो बिम्स्टेक की तरफ जा रहा है। दिस रिजल्टेड इन बिम्स्टेक आफ्टर 25 ईयर्स फाइनली अडॉप्टिंग इट्स चार्टर अर्लियर दिस ईयर। बिम्स्टेक चार्टर इज़ सिग्निफिकेंटली बेटर देन दी सार्क चार्टर। तो बिम्स्टेक का चार्टर भी अडॉप्ट किया गया उसके बनने के 25 साल बाद, और बिम्स्टेक का चार्टर जो है वो सार्क के चार्टर से बहुत अच्छा है। चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर का मतलब होता है कि उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चीज़ें लिखी रहती हैं
कि जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो किन किन चीज़ों पे बात करेंगे, कैसे रहेंगे, आपस में पॉलिसी कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, हर चीज़ के बारे में चार्टर में लिखा होता है। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र का भी चार्टर है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो अपना चार्टर जरूर लाती है, और चार्टर से ये पता चलता है कि किसी देश को उसको जो फॉलो करना चाहता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो यूएन का मेंबर बनने के लिए उसके साथ जब यूएन में वो जुड़ जाएगा तो उसे क्या क्या काम करने पड़ेंगे तो वो यूएन चार्टर में लिखे हुए होंगे। फॉर इंस्टेंस, अनलाइक द सार्क चार्टर, आर्टिकल 6 ऑफ द बिम्स्टेक चार्टर टॉक्स अबाउट द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू द ग्रुप। अब जिस तरह से सार्क के चार्टर में कोई भी नए मेंबर को जोड़ने की बात नहीं की गई है, लेकिन बिम्स्टेक का चार्टर इतना अच्छा है, उसका आर्टिकल 6 में ये कहा गया है कि नए मेंबर को किस तरह से एडमिट किया जाएगा बिम्स्टेक में, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। दिस पेव्स द वे फॉर द एडमिशन ऑफ कंट्रीज सच एज द मालदीव्स। इसी वजह से बिम्स्टेक में मालदीव जैसे देश भी जुड़ सकते हैं या जुड़े हैं। द बिम्स्टेक चार्टर टू बूस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब बिम्स्टेक चार्टर ये भी कहता है कि हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी कि जो आर्थिक रूप में जो एकीकरण है उसको बढ़ावा देना है। डज नॉट कंटेन द फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेशन स्कीम ऑफ द काइंड प्रेजेंट इन द आसियान चार्टर। द फ्लेक्सिबल स्कीम ऑल्सो नोन एज द आसियान -X फॉर्मूला। अब देखिए आसियान देशों ने भी कुछ अपना एक नया चार्टर निकाला है, उसने भी कुछ नई नई चीज़ें निकाली हैं। तो आसियान में आसियान -X फॉर्मूला निकाला है जिसमें विच अलाउज 2 or more ASEAN members to initiate negotiations for economic commitments. No country enjoys veto power to thwart economic integration between willing countries। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी देशों के पास वीटो पावर नहीं है। जिस तरह से यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है, जिसके वजह से संयुक्त राष्ट्र हम देखें अब कुछ एक डिसफंक्शनल होने लगा है और उसकी जगह G20 लेता जा रहा है, उसी प्रकार से देखें कि अगर वीटो पावर कभी भी आ जाती है तो वीटो पावर की वजह से वो जो ग्रुप है जो काम करना उसको चाहिए था वो काम वो नहीं कर पाता है। गिवन द एक्सपीरियंस ऑफ सार्क वेयर पाकिस्तान रूटीनली वीटोज several regional integration initiatives, it is surprising that BIMSTEC does not contain such a flexible participation scheme। अब देखिए सार्क के अंदर भी, सार्क में भी वीटो पावर थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो बार बार अलग अलग चीज़ों को वीटो करता रहता था, जिसकी वजह से वो भी कुछ काम नहीं कर पाता था सार्क भी। लेकिन बिम्स्टेक में देखें तो बिम्स्टेक में ऐसी वीटो करने की कोई भी पावर नहीं है। एक फ्लेक्सिबल बिम्स्टेक -X फॉर्मूला अगर हम अपनाएं तो इसकी वजह से भारत और बांग्लादेश है या भारत या थाईलैंड है वो अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर सकते हैं बिम्स्टेक के अंडर रहते हुए। दिस वुड हैव इवेंचुअली स्ट्रेंथन्ड बिम्स्टेक बाय एनेबलिंग द ग्रेजुअल एंड इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन ऑफ दीज बाइंडिंग कमिटमेंट्स टू अदर मेंबर्स। इंडिया शुड प्रेस फॉर दिस अमेंडमेंट इन द बिम्स्टेक चार्टर। नेक्स्ट आता है NJAC के ऊपर कि जजेस का अपॉइंटमेंट जो हो रहा है, GS2 से न्यूज़ है कि जो हम जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो जजेस के अपॉइंटमेंट के ऊपर कुछ दिक्कतें हो रही हैं सरकार के बीच में, कोर्ट के बीच में जो बात है उसको समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि 2015 में जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी सरकार द्वारा बनाई गई थी 99वें संविधान संशोधन से, उसको क्यों हटाया गया, वो क्या थी। तो अगस्त 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है मई 2014 में, तो उसके 2 या 3 महीने बाद अगस्त में उन्होंने एक पार्लियामेंट में एक बिल पास करवा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके वजह से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट लाया गया और इसके तहत एक अथॉरिटी भी बनाई गई, विच टुगेदर प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन, जिसमें ये कहा गया कि एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एक कमीशन बनाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का काम करेगा। दिस कमीशन वॉज टू रिप्लेस द कोलेजियम सिस्टम। इस कमीशन की वजह से क्या हुआ, जो कोलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने 3 जो जजेस केस हुए हैं अलग अलग समय पे, उन केसेस से जो कोलेजियम सिस्टम बनाया था उनको ख़त्म करने की बात की गई थी। 2 bills वर रेटिफाइड बाय द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड गॉट द प्रेसिडेंट्स एसेंट ऑन December 31, 2014। 2014 में 31 दिसंबर को प्रेसिडेंट ने इसको स्वीकृति भी दे दी और कोलेजियम सिस्टम को भी ख़त्म किया गया, NJAC को भी लाया गया। आर्टिकल 124 जिससे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, आर्टिकल 217 जिससे हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज अपॉइंट किए जाते हैं वो किसके तहत किए जाते हैं, आर्टिकल 124 के तहत किए जाते हैं, और हाई कोर्ट में जो किए जाते हैं वो आर्टिकल 217 के तहत किए जाते हैं। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ये कहता है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स।
तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ये कहता है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और प्रेसिडेंट इसके लिए किससे कंसल्ट करेंगे? वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करेंगे। सो वाइल द कोलेजियम सिस्टम इटसेल्फ डज नॉट फिगर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कोलेजियम सिस्टम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 3 केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, फर्स्ट जजिस केस, सेकंड जजिस केस और थर्ड जजिस केस। इन 3 केसों से कोलेजियम सिस्टम की उत्पत्ति होती है। इट्स लीगल बेसिस इज फाउंड इन 3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, जिसको हम रेफर टू एज द जजिस केस, जिनको जजिस केस कहा जाता है। इन ऑर्डर टू रिप्लेस दिस सिस्टम विच रिसीव्ड क्रिटिसिज्म ओवर द ईयर्स फॉर इट्स लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अमंग अदर प्रोविजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको लाया गया और इसकी वजह से 3 प्राइमरी आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 124A, जिसके तहत NJAC को बनाया गया, यानी कि NJAC अपना में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई आर्टिकल 124A के तहत, टू रिप्लेस द कोलेजियम सिस्टम। इसकी वजह से कोलेजियम सिस्टम हटा दिया गया। आर्टिकल 124B को लाया गया, जिसने ये कन्फर किया कि NJAC विद द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू कोर्ट्स। आर्टिकल 124A के तहत NJAC को लाया गया। 124B के तहत ये कहा गया कि NJAC के पास पावर है कि वो अपॉइंटमेंट कर सकती है कोर्ट्स में। और आर्टिकल 124C के तहत ये कहा गया, इट एक्सप्रेसेस अथॉरिटी टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज रेगुलेटिंग द मैनर ऑफ द NJAC फंक्शनिंग। अब NJAC फंक्शनिंग कैसे करेगी, NJAC काम किस तरह करेगी, उसकी ताकत भी किसको दे दी गई? पार्लियामेंट को दे दी गई। कि पार्लियामेंट जो है वो बताएगी कि NJAC काम कैसे करेगा। ये आर्टिकल 124C में कहा गया। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ये 3 एक्ट्स, ये 3 अगर हम कहें आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 124A, जिससे NJAC आया, B, जिससे NJAC को पावर मिली कि आपको लोगों को अपॉइंट करना है, जजेस को अपॉइंट करना है। 124C, जिसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट जो है इन NJAC की फंक्शनिंग को देख सकती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अंडर द NJAC एक्ट, जो चीफ जस्टिस थे भारत के, चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उनको रिकमेंड किया गया NJAC के द्वारा ऑन सीनियरिटी बेसिस पे, वाइल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को कहा गया कि उनकी एबिलिटी क्या है, मेरिट क्या है, या दूसरा और क्राइटेरिया। नोटेबली द एक्ट एम्पावर्ड एनी 2 मेंबर्स ऑफ द NJAC टू वीटो अ रिकमेंडेशन। इसमें एक्ट में वीटो पावर भी दी गई कि NJAC के 2 मेंबर्स के पास वीटो पावर रहेगी कि कुछ भी रिकमेंडेशन आती है, अगर वो उससे एग्री नहीं करते हैं तो वहाँ पे वो वीटो भी कर सकते हैं। कोलेजियम सिस्टम में सीनियर मोस्ट जजेस मेक अपॉइंटमेंट्स टू द हायर जुडिशरी। अब NJAC को चैलेंज क्यों किया गया? अब जब NJAC बन गया तो अर्ली 2015 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन थी, उसने एक प्ली डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो लॉज हैं इनको चैलेंज करते हुए। उन्होंने कहा कि दिस इट्स पिटीशन दैट बोथ द एक्ट्स, की जो 2 एक्ट लाए गए थे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और इनवैलिड हैं। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो 99th अमेंडमेंट हुआ है 2014 में, विच प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द NJAC, टुक अवे द प्राइमेसी ऑफ द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये कहा गया कि 99th अमेंडमेंट की वजह से जो प्राइमेसी थी, यानी कि उसकी जो आप कह सकते हैं कि वैल्यू थी, जो कलेक्टिव ओपिनियन हमें लेना होता था भारत के मुख्य न्यायाधीश से, और प्लस 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस हुआ करते थे, जो कोलेजियम के मेंबर हुआ करते थे, उनकी जो सर्वसम्मति थी उससे जो हम लोगों को अपॉइंट करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे उनके पास वीटो करने की पावर आ गई है। फिर उन्होंने कहा कि सेकंड जजिस केस के थ्रू कहा कि CJI की प्राइमेसी है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि द अमेंडमेंट सीवियरली डैमेज्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये भी कहा गया कि इस अमेंडमेंट के वजह से जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, मूलभूत ढांचा है, उसको भी क्षति पहुंची है। सेकंड जजिस केस जो 1993 में हुआ, उसने ये एम्फेसाइज किया कि CJI का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने में। रोल ऑफ द CJI इज़ प्राइमल इन नेचर बिकॉज दिस बीइंग अ टॉपिक विद इन द जुडिशियल फैमिली, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट हैव एन इक्वल से इन द मैटर। तो उन्होंने कहा कि CJI का रोल, CJI की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जुडिशियल फैमिली में अपॉइंटमेंट्स की बात की जा रही है। यहाँ पे जो विधायिका है या कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उसका कोई भी रोल नहीं है, उसकी कोई भी इस मैटर में उनका कोई भी कहना नहीं चलेगा। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मीनवाइल रेफर्स टू द आइडिया दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी अमेंडेड।
बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप संविधान के उस हिस्से को अमेंड नहीं कर सकते हैं। और रेड इन अ मैनर दैट डिस्ट्रॉय द डॉक्यूमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए सेंटर के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में? अगर हम देखें तो आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन द सेंटर एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रहे हैं मुकुल रोहतगी, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से वो आए थे। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि द सेकंड जजेस केस इन्वोक्ड बाय द पिटिशनर्स वाज नॉट वैलिड इन द केस ऑफ द एनजेसी एज द वेरी बेसिस ऑफ द रूलिंग वाज नाउ गॉन। तब अटॉर्नी जनरल रहे थे उस टाइम पे मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन थी, जो प्ली डाली थी, उन्होंने कहा कि सेकंड जजेस केस को जो लगाया था कि सेकंड जजेस केस की यहाँ पे कोई भी बात नहीं सही बैठेगी और उसके अकॉर्डिंग फैसला नहीं दिया जाना चाहिए। सेंटर ने भी आर्ग्यू किया कि एक्ट इन नो वे टुक अवे द प्राइमेसी ऑफ द जुडिशरी। एक्ट, सेंटर का, सरकार का कहना ये था कि इस एक्ट को लाने की वजह से ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा है कि जुडिशरी की हम ताकत को ले रहे हैं। डाइल्यूटेड द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज ओनली वन मेंबर लॉ मिनिस्टर वाज इन द एनजेसी एज अपोज टू 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस। और सरकार का कहना ये था कि हमारा तो बस एक आदमी बैठ रहा है लॉ मिनिस्टर, और सुप्रीम कोर्ट के तो 3 जजेस बैठ रहे हैं एनजेसी में, तो कहाँ से हमने एनजेसी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की पावर कम कर दी है। इट ऑल्सो सेड द अमेंडमेंट वाज परफेक्टली कॉन्सोनेंट विद द बेसिक स्ट्रक्चर। और ये परफेक्टली सही है, बिल्कुल पूरी तरह से अनुरूप था, किसके वजह से? बुनियादी ढांचे के हिसाब से। एज इट स्ट्रेंथन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इसकी वजह से जुडिशरी की जो स्वतंत्रता है वो मजबूत हुई है, न्यायपालिका की, वहाँ पे नियंत्रण रहा है और संतुलन और लोकतंत्र भी वहाँ पे बढ़ा है। सॉलिसिटर जनरल हैं रंजीत कुमार, उन्होंने ये भी कहा कि कोलेजियम वाज अ फेलियर एंड वर्कड ऑन अ सिस्टम ऑफ इंट्रा डिपेंडेंस वेयर देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी। अक्टूबर 2015 में 5 जज बेंच थी टॉप कोर्ट की, उन्होंने ये कहा कि फिर उसके बाद एक रूलिंग आई 4:1 मेजॉरिटी में, यानी कि 4 लोगों ने उसको कहा, सुप्रीम कोर्ट की जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी 5 जजेस की, तो उसमें कहा गया 4 जजेस के द्वारा कि ठीक है एनजेसी को ख़त्म कर देना चाहिए। और एक जज ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उसमें एनजेसी को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। किन्होंने कहा था कि एनजेसी को ख़त्म नहीं करना चाहिए? वो एक जज का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सिग्निफिकेंटली द बेंच एडमिटेड दैट ऑल वाज नॉट वेल इवन विद द कोलेजियम सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटिंग जजेस। तो बेंच ने ये भी एडमिट किया। देखिए उस टाइम पे ये तो कह दिया गया कि एनजेसी सही नहीं है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उस टाइम पे जो बैठी थी, 5 जजेस की एकल पीठ जो बैठी थी, तो 5 जजेस की जो पीठ बैठी, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी मानते हैं कि जो कोलेजियम सिस्टम है उसमें सब कुछ सही नहीं है, कि जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं ये अपने आप में सही नहीं है। एंड दैट द टाइम वाज राइप टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट का तरीका बदलना चाहिए, इसके ऊपर भी बात की गई थी। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है, ट्राई के ऊपर न्यूज़ आ रही है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर, कि वो किस तरह से कॉलर्स को मदद कर रहे हैं, कि किस तरह से जो स्पैम करने वाले हैं, स्पैम का मतलब होता है जो अनवांटेड कॉल्स आपके पास आ रही हैं, जिन कॉल्स की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कॉल अगर आपके पास आ रही है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो 29 नवंबर को ट्राई ने फ्लोट किया कंसल्टेशन पेपर सीकिंग कमेंट्स अबाउट द पोटेंशियल इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर, कि फ़ोन्स के अंदर एक कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP फीचर आ जाना चाहिए, कि जैसे ही फ़ोन आता है किसी पर्सन का, अननोन नंबर से आपके पास फ़ोन आ रहा है, तो उस पर्सन का नाम सीधे सीधे लिखा जाना चाहिए। उसके लिए आजकल हमें ट्रू कॉलर जैसी ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ती है फ़ोन में, या तो हम उसकी मदद लें, नहीं तो फ़ोन के अंदर ऐसे फीचर आने चाहिए कि जिसका फ़ोन आ रहा है डायरेक्ट उसका नाम आ जाए, हमें ट्रू कॉलर जैसी ऐप्स को इस्तेमाल करना ना पड़े। द फीचर वुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलिंग पार्टी, जैसे कि ट्रू कॉलर हुआ, भारत कॉलर ID हुआ, एंटी स्पैम हुआ, तो ये सब आपको ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं अगर आपको ये फैसिलिटी चाहिए तो। द आइडिया इज़ टू इंश्योर दैट टेलीफोन सब्सक्राइबर्स आर एबल to make an informed choice about incoming calls and curb harassment by unknown or spam callers। नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है ChatGPT के ऊपर। एक नया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है, काफ़ी अच्छे से इसको कवर किया गया है, ध्यान से इसको सुनिएगा कि ChatGPT क्या है, और इसके ऊपर बहुत उम्मीद है मोस्ट प्रोबेबली सवाल पूछा जाएगा। 30 नवंबर को एक टूल लाया गया जिसका नाम है ChatGPT, और इसको इंटरनेट पर रिलीज़ किया गया। इट क्रिएटेड क्वाइट अ स्टर
स्पेशली अमंग दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इसने आके एक अजीब सी, आप कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन लेके आया ये, बिकॉज दिस टूल न्यू एवरी टॉपिक अंडर द सन। यानी इसके पास ये ऐसा टूल था जो, यानी कि सन के अंडर अगर हम कहें, यानी कि दुनिया में जितने भी टॉपिक्स हैं सब का बारे में इसको पता था। इट कुड आंसर क्वेश्चंस एंड कैरी ऑन अ कॉन्वर्सेशन। ये आंसर भी कर सकता है क्वेश्चंस के, और धीरे धीरे आपके साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकता है, यानी पूरी बातचीत भी कर सकता है। अभी तक एलेक्सा हुआ अमेज़न के थ्रू, या बहुत सारी चीज़ें लाई जा रही हैं, उसमें वो क्या होता है कि आप कुछ क्वेश्चन बोलते हो तो उधर से वो आंसर दे देते हैं, लेकिन आप उनसे बातचीत नहीं कर सकते। एंड कैरी ऑन अ कॉन्वर्सेशन। Experts in the artificial intelligence community call this an epochal moment, stressing how powerful चैट जीपीटी is। तो उनका कहना ये है कि चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दिस टूल इंटरेक्ट्स विद ह्यूमंस इन नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि ह्यूमंस के साथ ये नेचुरल लैंग्वेज में बात करता है। एंड इज़ इम्प्रेसिव बिकॉज असाइड फ्रॉम आंसरिंग जनरल क्वेरीज इट हैज़ मैनी अदर फंक्शंस, यानी कि नॉर्मल जो आंसर्स भी दे सकता है और कई सारे और काम भी कर सकता है। इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है ओपन एआई ने, जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और एक कंपनी है दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इन ए रेस्पॉन्सिबल एंड सेफ वे। इसको फाउंड किया गया था 2015 में बाय अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड रिसर्चर्स इंक्लूडिंग एलॉन मस्क, सैम एल्टमैन एंड ग्रेग ब्रॉकमैन। तो इनके द्वारा ये कंपनी बनाई गई थी। चैट जीपीटी इज़ वॉट इज़ कॉल्ड अ लैंग्वेज मॉडल। इसको एक लैंग्वेज मॉडल कहा गया है, ना कि चैटबॉट है। चैटबॉट नहीं है, एक लैंग्वेज मॉडल है। अ लैंग्वेज मॉडल क्या है होता है अपने आप में? ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है दैट प्रिंट्स आउट अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, कि जो सीक्वेंस है शब्दों का उसको प्रिंट कर सकता है एज आउटपुट दैट आर रिलेटेड टू सम वर्ड्स गिवन एज इनपुट। जैसे आपने कुछ इनपुट दिया हो और उसको कुछ मीनिंगफुल वे में कुछ आउटपुट दे सके, तो उसको वो कहा गया है। प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें, इट मीन्स दैट इट कैन परफॉर्म टास्क्स लाइक आंसरिंग क्वेश्चन एंड कैरी ऑन अ कॉन्वर्सेशन विद ह्यूमंस, यानी कि इंसानों से बात भी ये कर सकता है। इट इज़ ऑफन यूज इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन में, कि आवाज़ों को जो पहचानना होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन करना होता है, टेक्स्ट जनरेशन है, उन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो अ न्यूरल नेटवर्क, एक न्यूरल नेटवर्क, ये अपने नाम एक न्यूरल नेटवर्क भी है। अ न्यूरल नेटवर्क कैन बी थॉट ऑफ एज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो न्यूरल नेटवर्क का क्या मतलब होता है? जिसमें कई सारे कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, दैट कैन फाइन ट्यून इट्स आउटपुट ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द फीडबैक गिवन टू इट ड्यूरिंग स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग। दिस ट्रेनिंग प्रोसेस एंड द टेक्नोलॉजी टुगेदर आर कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अब देखिए ये जो सभी टर्म्स है ना, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हुआ, चैट जीपीटी है, फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है, न्यूरल नेटवर्क है, यही सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आपने इसको एक बार पढ़ लिया, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं, या अगर आपने पीडीएफ ले रखी है तो पीडीएफ लेके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका छूट जाए। द इनपुट डेटा इज टिपिकली ह्यूज कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट। ऑल दीज टेक्नोलॉजीज आर पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको मशीन लर्निंग भी कहते हैं, दैट हैज़ बिन विटनेसिंग ट्रेमेंडस एडवांसमेंट्स। चैट जीपीटी की डेवलपमेंट अगर हम देखें तो चैट जीपीटी फॉलोज अ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स दैट वर रिलीज बाय ओपन एआई फ्रॉम 2018। देखिए ओपन एआई वो कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को बनाया है, और ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी जो आज बना है ये आज पहली बार इन्होंने बनाया और पहली बार में सक्सेसफुल हो गए, ऐसा नहीं है। ये कंपनी कुछ पिछले समय से काम कर रही है और अलग अलग टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की बेसिस पे मॉडल्स लेके आ रही है। 2018 में ओपन एआई ने एक जनरेटिव प्री ट्रेनिंग, जीपीटी का मतलब क्या है इसमें, जनरेटिव प्री ट्रेनिंग लैंग्वेज मॉडल निकाला था। जनरेटिव का मतलब क्या है कि ये टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है जो अपने आप में नया कंटेंट डिज़ाइन कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, जो उसको इनपुट मिल रहा है उसके हिसाब से। और जो इनपुट मिल रहा है उसको क्या बोला गया? उसको ट्रेनिंग डेटा बोला गया, कि जो आप इनपुट दे रहे हो वो तो ट्रेनिंग डेटा है, उसके हिसाब से वो अपने आप एक नया कंटेंट बना देता है, वो जनरेटिव हो गया क्योंकि जनरेट कर रहा है नया। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया? इसको जनरेटिव प्री ट्रेनिंग कहा गया, कि जनरेटिव खुद जनरेट कर लेगा और ट्रेनिंग में क्या है, ट्रेनिंग में वो चीज़ें हैं जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो। दिस टेक्नोलॉजी मेक्स इट सूटेबल फॉर क्रिएटिव टास्क, जैसे कि राइटिंग अ न्यू स्टोरी, यानी कि आप एक नई कहानी भी इससे लिख सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। विद द ट्रांसफॉर्मर टेक्निक मैंशनड अबव, जीपीटी वाज इम्प्रूव्ड एंड जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर टूल आया गया, फिर जीपीटी टूल आया गया 2019 में, फिर जीपीटी 3 आया और अब चैट जीपीटी आया, फिर अर्ली 2022 में जीपीटी 3.5 भी आया
और अब चैट जीपीटी आया, ये सक्सेसर है GPT 3.5 का। तो GPT, फिर GPT 2, GPT 3, GPT 3.5 और उसके बाद आता है फिर आपका फाइनली 2022 के एंड में चैट GPT। फॉर एग्जांपल GPT 3 जो है वो ट्रेन किया था 175 बिलियन पैरामीटर्स में, इसके ऊपर आया है। फिर 3 के ऊपर 3.5 आया और 3.5 के ऊपर चैट GPT आया। ये फाइन ट्यून किया गया है टू प्रोवाइड कॉन्वर्सेशनल रिस्पॉन्सेज एज अगेंस्ट एसे टाइप कंटेंट, कि एसे टाइप कंटेंट ना हो के इसमें कॉन्वर्सेशनल रिस्पॉन्सेज होंगे। आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ पूछेंगे तो सामने से आपको कुछ जवाब मिलेगा, बिकॉज द न्यूरल नेटवर्क बिहाइंड इट हैज़ बिन एडिशनली ट्रेंड। देयर आर फ्यू अदर लैंग्वेज मॉडल्स, कुछ और भी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, जैसे कि एक आता है BERT, बर्ट। इसको कहा गया है बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। ये गूगल की तरफ से निकाला गया है। चैट GPT ओपन AI की तरफ से निकाला गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि ओपन AI किसने निकाला, ओपन AI की तरफ से चैट GPT आया है, और जो ये बर्ट है बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, ये गूगल ने निकाला है। जो एक्यूरेसी है चैट GPT का या किसी और लैंग्वेज मॉडल का कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड टेक्निक्स, और उनमें से एक टेक्निक क्या है, वो है रिकॉल ओरिएंटेड अंडरस्टडी फॉर जिस्टिंग इवैल्यूएशन। इसको रॉग मैट्रिक भी कहा गया है, विच कंपेयर्स चैट GPT's आउटपुट ऑफ कंटेंट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड कंटेंट एंड मेजर्स द ओवरलैप एज सक्सेस परसेंटेज। तो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।